आपने देश को क्या दिया? आप तो देश विक्रेता बन बैठे हैं। देश के संसाधनों को बेचने वाले को देश विक्रेता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और जिस जनता ने आप पे भरोसा करके आपको वोट दिया था, आपने उन्हें धोखा देने का काम किया है। जो कह के आप सत्ता में आए थे, जो वायदे करके आप सत्ता में आए थे, आज वो एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अब समय आ गया है, हम लोग गाँव-गाँव में जाके अपने लोगों को जागरूक करेंगे। रेल बैग दी, भेल बैग दी उन्होंने, और उसके बाद में जो कोई बोलता तो जेल भेज दो उनको, ये ना उनका सीधा मामला है। तो ये जेल भेजने वाली सरकार है, दमनकारी सरकार है। ये उन लोगों को जेल भेजती है, उन पर एफआईआर लगाती है, नोटिस भेजने का काम करते हैं, जो इनकी गलत नीतियों को सरकार को बताने काम, लोगों को बताने का काम करते हैं। अब बोल रहे तरक्की होगी, तरक्की होगी, मोदी आ गए, सही बोल रहे। मोदी आने से तो और बेड़ा गर्क हो गया सरकार का। रोजगार देने का वादा किया था भाजपा सरकार ने, आज रोजगार तो मिल नहीं रहा है, लोग सड़कों पर आ गए। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? पकोड़े बिकवा रहे हैं वो तो। और ये धर्म के नाम पर जो एक धार्मिक अफीम पिलाकर युवाओं को गुमराह किया गया है, देश के लोगों को गुमराह किया गया है, अब उनको भी जागरूक करने का समय है। हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने वाले आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे माँ बाप होंगे जिनके बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर अभाव में जीकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो घर बैठकर अपने बच्चों के आईएएस या फिर आईपीएस बनने का सपना देख रहे होंगे। लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपकी सारी मेहनत व्यर्थ होने वाली है। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। जिस तरह से बच्चे 18 घंटे की मेहनत करते हैं यूपीएससी के प्री निकालने के लिए, उसके बाद प्री के बाद मेंस एग्जाम्स होते हैं, मेंस के बाद इंटरव्यू होते हैं, तमाम तरह की तैयारियां की जाती हैं और यकीन मानिए यूपीएससी की तैयारी बेहद मुश्किल होती है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम ही ना देना पड़े, अगर आपको कोई प्री मेंस या इंटरव्यू देने की ज़रूरत ना पड़े तो कैसा हो। लेकिन दरअसल ये सब कुछ किसी और के लिए किया जा रहा है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी भी नहीं करते हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज में जॉइंट सेक्रेटरी जैसी बड़ी पोस्ट दे दी जाती है। अपने आप में बेहद ताज्जुब वाली बात है कि जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, उन्हें उनका सपना पूरा करने का मौका नहीं मिल रहा, और उनकी जगह दूसरे लोग जिन्होंने तैयारी भी नहीं की है, उन्हें बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी प्री, बिना किसी मेंस के उन्हें सीधे भर्ती दे दी जाती है। फिलहाल हम प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ बहुजन समाज एकजुट हुआ है, जिनका कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है। जाहिर तौर से जिस तरीके से जॉइंट सेक्रेटरी जैसी बड़ी पोस्ट पर एंट्री दे दी जाती है, वो भी बिना किसी एग्ज़ाम के, इस पर ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी साजिश है जो कि देश के युवाओं के साथ की जा रही है, देश के जो बेरोज़गार हैं उनके साथ की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भारत देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है। जब ये सरकार आई थी तब उसने कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन आज रोज़गार देने के बजाय इस तरह की लेटरल एंट्री दे दी जाती है और जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं वो लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज इस प्रदर्शन का उनका क्या उद्देश्य। हमारे साथ दिल्ली सरकार राज्यपाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। जिन वायदों को करके मोदी जी आए थे वो अपना एक भी वादा आज तक पूरा नहीं कर पाए। और दुख की बात तो ये है कि जब भी कोई कानून बनता है तो जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है, पब्लिक डोमेन में एक ड्राफ्ट बिल रखा जाता है और उनके सबके राय लेकर उनके जो सुझाव आते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद संसद में रखा जाता है और संसद के अंदर सभी दलों के सांसद उस पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद उस पर अगर मत विभाजन मांगा जाता है तो मत विभाजन होता है। मत विभाजन होने के बाद अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर उसको राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उनकी स्वीकृति के बाद नोटिफिकेशन होकर लागू होता है। लेकिन ये जो तीनों कृषि से संबंधित काले कानून हैं ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आए। ऑर्डिनेंस के बाद फिर संसद के अंदर जिस तरह बिना चर्चा कराए और बिना मत विभाजन किए, जबकि विपक्ष मत विभाजन चाहता था, जिस तरीके से ये लाए हैं ये देश के ऊपर इन्होंने थोपा है। और इसमें पहले क्या था, भंडारण की एक सीमा होती थी। आप तेल हुआ, आटा हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, तमाम तरह की जो नेसेसिटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं
उन चीज़ों को भंडारण की एक सीमा हुआ करती थी। उस सीमा से ज़्यादा अगर कोई भंडारण करता तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाता, लेकिन अब इन्होंने असीमित भंडारण कर दिया। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने जो कर दिया, फार्मिंग भी उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हिसाब से होगी। अगर फसल जब तैयार हो गई, उन्हें पसंद आई तो वो खरीदेंगे, नहीं पसंद आई तो वो नहीं खरीदेंगे, और धीरे धीरे किसानों की ज़मीन जाने वाली है। और उसमें ये व्यवस्था कर दी, अगर डिस्प्यूट होता है तो आपको कोर्ट नहीं जाएंगे, आपको एसडीएम कोर्ट जाना पड़ेगा। एसडीएम के पास इतने ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि एसडीएम कभी कोर्ट लेता ही नहीं है। मैं खुद एक वकील रहा हूँ, 22 साल मैंने वकालत की है एमएलए बनने से पहले। तो वकालत का जो मुझे अनुभव मेरा कहता है, मेरे एसडीएम कोर्ट में केस लगते थे, वहाँ जब भी जाते थे उस पर डेट लगी मिलती थी अगली, और कहते थे आज एसडीएम साहब कोर्ट नहीं लेंगे, वो फला जगह बैठते हैं। तो एसडीएम कोर्ट लेगा नहीं, किसान बेचारे 20 साल तक धक्के खाते रहेंगे। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये जब बिल बना भी नहीं था, उससे पहले मोदी जी के मित्र जो बड़े बड़े अडानी अंबानी हैं, उनके बड़े बड़े भंडारण केंद्र बन गए थे। इसका मतलब ये बिल किसानों के लिए नहीं, अपने पूंजीपति दोस्तों के भंडारण केंद्रों को सफल बनाने के लिए, और देश की ज़मीन, देश का सब कुछ, सारे संसाधन उनके कब्जे में आ जाए, उनके लिए मेरे ख्याल से ये मोदी जी ये कानून लेके आए। तो मांग करते हैं कि मोदी जी इनके आप काले कानूनों को वापस लो, और आप ये लेटरल एंट्री को वापस लो। और जो सरकारी संस्थान आप लगातार बेच रहे हैं, सरकारी संस्थानों में रिजर्वेशन था, हमारे लाखों लोगों को नौकरियां मिलती थी, ये एक एक करके सारे बेच रहे हैं। आज ही मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसके अंदर आया कि 300 PSU में से ये केवल 27 रखेंगे, बाकी सबको बेच देंगे। 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने सरकारी संस्थान बेच के कमाने का लक्ष्य रखा है 1.5 साल के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जो 70 साल बोलते रहते हैं, वो ये तो बताएं कि 70 साल में जो जुड़ा था, आप तो सारा बेच रहे हो। आप अपना बताओ, आपने क्या जोड़ा, आपने देश को क्या दिया? आप तो देश विक्रेता बन बैठे हैं। देश के संसाधनों को बेचने वाले को देश विक्रेता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और जिस जनता ने आप पे भरोसा करके आपको वोट दिया था, आपने उन्हें धोखा देने का काम किया है। जो कह के आप सत्ता में आए थे, जो वायदे करके आप सत्ता में आए थे, आज वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। तो अब समय आ गया है, हम लोग गाँव-गाँव में जाके अपने लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि इस तरह देश की जनता को छला गया है, देश के लोगों को धोखा दिया गया है, और ये धर्म के नाम पर जो एक धार्मिक अफीम पिलाकर युवाओं को गुमराह किया गया है, देश के लोगों को गुमराह किया गया है। अब उनको भी जागरूक करने का समय है। हम लोग देख रहे हैं देश का आज ना अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित हैं, ना जनजाति के लोग सुरक्षित हैं, ना ओबीसी के लोग सुरक्षित हैं, ना माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित हैं। और तो और मैंने यूपी के और मध्य प्रदेश के कई केसेस में देखा जहाँ थाने में घुस के बीजेपी के लोग पुलिस को पीट रहे हैं। तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो और क्या होगा? हाथरस केस में आपने देखा होगा, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कह रहे थे कि भाई बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ, आप पीड़ित की तरफ से हैं या शोषण करने वाले की तरफ से हैं? और उसके बाद सीबीआई ने जांच करके जब चार्जशीट दाखिल की, उन्होंने सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के साथ नहीं है, देश के मजदूर के साथ नहीं है, देश के किसान के साथ नहीं है, देश की महिलाओं के साथ नहीं है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ है। आप उनको कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके हक और अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं, और ये अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम गाँव-गाँव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और अपना जो प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारे साथ फिलहाल एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। सुजीत जी, एक व्यक्ति इतनी मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी करता है, और उसके बाद जब ऐसी खबरें आती हैं कि लेटरल एंट्री दे करके लोगों को एंट्री दे दी जा रही है, वो भी ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि देश का संविधान कितना सुरक्षित है? देखो, इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है उसमें देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। पहली बात तो समझना पड़ेगा देश के लोगों को, संविधान की आत्माओं को यहाँ पर मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। इस देश के अंदर आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर 10% रिजर्वेशन दे दिया जाता है स्टूडेंट को आर्थिक आधार पर, जबकि कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है संविधान के अंदर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक व्यक्ति मेहनत करता है, कितनी मेहनत करने के बाद IAS बनता है, PCS बनता है, UPSC के थ्रू जाता है। और इस देश के अंदर अगर क्लर्क भी बनना होता है किसी इंसान को, तो पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद टाइप टेस्ट लेते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद क्लर्क बनाते हैं। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे आप डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं। आप हिंदी में उसको समझेंगे गांव के लैंग्वेज में कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, वो अपने अपनों को दे रहे हैं। टाइटल लगा के, टाइटल बता के लोगों को एंट्री दे रहे हैं, उनको IAS बना रहे हैं, सेक्रेटरी बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। मोदी जी चिढ़ा रहे हैं कि जो तुम पे करना है वो कर लीजिए, मैं तो ऐसे ही करूँगा। जो तुम पे कर लीजिए, किसान कर लीजिए, मैं तो कानून को वापस नहीं लूँगा। हर चीज़ को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, सबको सड़कों पर लाने आने वाली ये सरकार है। इस सरकार का एक ही इलाज है, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, जब तक हम लोग ऐसी सड़कों पर रहेंगे।
जो लोगों पर डंडा सरकार ने बजाए हैं, मजदूरों पर आपने देखा होगा कोरोना के समय पे इस देश के अंदर जब मजदूर अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो इनकी पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने डंडा बजाने का काम किया। आज किसानों पर डंडा बजाने का काम किया, उसके पैसे SC ST पर डंडा बजाया, महिलाओं को भी लगाया और नौजवानों पर भी, जो स्टूडेंट हैं अंदर जा के यूनिवर्सिटी में अंदर घुसकर लाइब्रेरी तोड़ने के बाद में उन पर डंडा बजाने का काम किया। ये डंडे आज याद रखे जाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और 2024 में देश में सरकार आ रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से भारत के लोगों को ये विनती है कि आपको अगर अपने अधिकार सुरक्षित रखने हैं, संविधान सुरक्षित रखना है, तो इस सरकार को बदलना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और एक तरफ सरकार कहती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम युवाओं के बारे में सोचेंगे, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती थी, और दूसरी तरफ ये लेटरल एंट्री। तो इसको किस तरह से आप देखिए, जो मोदी जी ने आज तक जो वादे किए हैं सरकार ने जो वादे किए हैं जनता से, वो पूरा नहीं किया। उन्होंने पहले वादा किया 15 लाख रुपए का, कोई वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन आएंगे, जो ट्रेन थी वो भी उन्होंने बेच दी, रेल बेच दी, भेल बेच दी उन्होंने, और उसके बाद में जो कोई बोलता तो जेल भेज दो उनको, ये ना उनका सीधा मामला है। तो ये जेल भेजने वाली सरकार है, दमनकारी सरकार है। ये उन लोगों को जेल भेजती है, उन पर FIR लगाती है, नोटिस भेजने का काम करते हैं, जो इनकी गलत नीतियों को सरकार को बताने काम, लोगों को बताने का काम करते हैं, या जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। उन नौजवानों को वो FIR लगाकर, NSA लगाकर, UAP लगाकर जेल में भेजने का डर करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस देश के नौजवान आपसे डरते नहीं हैं, आपसे नहीं डरते, ना जेल जाने डरते हैं, ना मरने डरते हैं। वो इस देश में संविधान को सुरक्षित रखेंगे, और जब तक इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी लोग हैं, देश में संविधान सुरक्षित रहेगा। क्योंकि 3000 साल की गुलामी बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके दिए है हमें कुर्बान। ये संविधान, ऐसी संविधान नहीं मिल गया हमको। अगर संविधान नहीं होता तो मैं काला कोट नहीं पहन पाता, मेरी औकात नहीं थी काला कोट पहनने की। इस देश में IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनते हैं, किसी की औकात नहीं कि चपरासी बनने की अगर संविधान नहीं होता। ये संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इनको लगा कि संविधान में जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो ये SC ST OBC के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। 2 अप्रैल देख लिया इन्होंने कि भैया बवाल हो जाता है। आराम से लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को आप बांटते रहें, जॉब बांटते रहें, आप किसी को सचिव बनाते रहें, किसी को कुछ बना दें, किसी को IAS बना दें। तो ये कॉम्पिटेंसी के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पूरे वर्ग में कोई कॉम्पिटेंट नहीं था जब भारत का संविधान बन रहा था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाया। आप कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, हमारे लोग पहाड़ को चीरकर रास्ता बना देते हैं। दशरथ माझी आपने देखा होगा। आप कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, हम सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं। आप कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, हम हर बिल्डिंग की बुनियाद रखते हैं। आप कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, सुबह देश की सफाई कौन करता है? हम लोग करते हैं। देश का निर्माण हम कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। अरे आप तो मंदिर में बैठकर मंदिरजीवी हो। आप कहते हो हम आंदोलनजीवी, आप मंदिरजीवी हो। मंदिर जी में बैठकर आपके पूर्वजों ने इस देश को लूटने का काम किया। आज भी आप वही पॉलिसी लागू करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके आप इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद, मनुवाद पैदा करना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। ये आपका सपना है, सपना ही रहेगा। देखिए, जो केंद्र सरकार के थ्रू लेटरल एंट्री के द्वारा जॉइंट सेक्रेटरी जो अपॉइंट किए जा रहे हैं, उसी के विरोध में ये आज का ये प्रदर्शन है। आप लोग जानते होंगे कि UPSC की कितनी कठिन परीक्षा होती है। उस कठिन परीक्षा के लिए रात दिन हमारे युवा पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वो वैसे तो इंटरव्यू में भी बहुजनों के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनको एग्जाम इंटरव्यू में नंबर कम देकर पीछे करने का षड्यंत्र तो सालों से चल ही रहा है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे एक उम्मीद लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस देश का 65% युवा आबादी युवाओं की है, जो आगे UPSC में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग युवा उसकी तैयारी करते हैं। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के साथ, युवाओं के साथ ये सीधा खिलवाड़ है कि आप उनको आगे ना बढ़ाकर UPSC का एग्ज़ाम देने के बाद भी 20-20, 25-25 साल की सेवा देने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक कोई व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर सीधा चोर दरवाजे से किसी को डायरेक्ट बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के उनकी जो भर्ती की जा रही है, ये सीधा सीधा हमारे संविधान के ऊपर हमला है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ
खिलवाड़ है और उसी के खिलाफ आज का ये प्रदर्शन है। क्या लगता है आपको कि इससे देश का भविष्य कितना इफेक्ट होगा? क्योंकि बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसके बाद लेटरल एंट्री से किसी और को एंट्री मिल जाती है, तो देश का भविष्य इस तरह पूरी तरह जो लोग एक उम्मीद रखते हैं कि मैं कोई बात नहीं, एक गरीब घर में भी पैदा हुआ हूँ या एक बहुजन के घर में पैदा हुआ हूँ, तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर मैं भी आगे बढ़ने की काबिलियत रखता हूँ। जो बच्चे आज तक ऐसा सोचते थे, उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेरने का ये एक षड्यंत्र है। क्योंकि आप ये देखो ना, वहाँ से जो लोग आएंगे वो कौन होंगे? जिनके मंत्रियों के या राजघरानों में बैठे ये प्रधानमंत्री, मंत्री, इनसे संबंध होंगे, या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से जिनके लिंक होंगे, जिनकी गुलाम ये केंद्र सरकार है, उनसे संबंध होंगे, वही लोग तो आएंगे। कोई वहाँ पर किसी गरीब के बच्चे को तो एंट्री मिलेगी नहीं। तो ये तो पूरी तरीके से संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है ना। जो संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबको उनकी काबिलियत के हक अधिकार से आगे बढ़ने का वो देता है, उस संविधान को ही कुचला जा रहा है। सिर्फ आप किसी बड़े घराने में पैदा हो गए तो आपको आगे बढ़ने का अधिकार है, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक तरीका है संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को स्थापित करने का। वो काम ये डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो वो इस तरीके से करेंगे। और दूसरा, ये लोग इसमें जो लेटरल एंट्री करें, इसमें आरक्षण का भी तो कोई प्रावधान नहीं है, तो आरक्षण को खत्म करने का भी एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लगातार हर एक वर्ग से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, किसान सड़कों पर, वकील सड़कों पर, बेरोजगार सड़कों पर, और आज बहुजन समाज भी सड़कों पर है। तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार वाकई लोकतंत्र को कायम रखने में कामयाब है कि आज इतने सारे लोग सड़क पर आ रहे हैं? नहीं जी, लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। लोकतंत्र के कहाँ सम्मान हो रहा है? लोकतंत्र का तो बिल्कुल ही, वो बोलते हैं ना कि एक चिथड़े कर दिए हैं। कहाँ लोकतंत्र है? कुछ नहीं है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, किसान से लेके बेरोजगार तक, हर आदमी सड़कों पे है। और फिर भी बोल रहे हैं कि देश उन्नति कर रहा है, देश मेकिंग इंडिया है, हमारा डंका बज रहा है देशों में। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सभी देखिए आपके सामने है। लेकिन यह है कि कुछ मीडिया अच्छे से दिखा रही है, जैसे आप लोग दिखा रहे हैं आज। लेकिन यह है कि मीडिया भी बिकाऊ हो रहा है, और जो सच्ची बातें हैं वो दिखा के नहीं, उसके विकट उल्टी उनकी बड़ाई करने में लगे हुए जा रहा है। गरीब तो और गरीब हो ही जा रहा है। जो बिल्कुल रोजगार है, जिनके पास काम धंधे नहीं है, वो तो और पटड़ी पे आ गए हैं बेचारे। अब बोल रहे तरक्की होगी। मोदी आ गए, सही बोल रहे। मोदी आने से तो और बेड़ा गर्क हो गया सरकार का। रोजगार देने का वादा किया था भाजपा सरकार ने, आज रोजगार तो मिल नहीं रहा है, लोग सड़कों पर आ गए। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? पकोड़े बिकवा रहे हैं, वो तो पकोड़े बिकवा रहे हैं। उसको भी रोजगार मानते हैं। रोजगार कहाँ है? पकोड़ा बेचने का रोजगार है? अपनी फैमिली को चला लेंगे वो लोग। आज हर यंग बच्चा सड़कों पे घूम रहा है रोजगार के लिए। कहीं भी कोई भी काम नहीं है। जो काम था वो और भी खत्म हो गया है।